नमस्कार जनता में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। हम बात करेंगे सत्ता का महासमर में। आज हमारी जो जिलों की सीरीज चल रही है उसमें सिरोही और जालोर पे पहले बात करेंगे। सिरोही की 3 विधानसभा सीटें, जिसमें एक एससी, एक एसटी और एक जनरल। तीनों अगर सीट की बात करें, प्रदेश की कुछ ऐसी कौम है जो पर्टिकुलर एक एरिया में मिलती है, उनमें से ये जिला भी है। जिसमें बात करें हम, रायका है, कलवी है, पटेल है, कुछ ऐसी जातियां हैं जो कुछ जिलों में ही सीमित हैं। उनमें से एक सिरोही भी है। सिरोही के मुद्दे, राजनीतिक समीकरण हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। सिरोही जिले की बात करें तो ये राजस्थान का पर्वतीय और सीमावर्ती जिला है। पहले सिरोही रियासत बड़ी रियासतों में से एक थी। प्राचीन काल में यह क्षेत्र आबुर्द प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू इसी जिले में है। तो वहीं जैन समुदाय की आस्था का केंद्र दिलवाड़ा जैन मंदिर भी सिरोही जिले में ही स्थित है। जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं 2013 विधानसभा चुनाव में सिरोही की तीनों विधानसभा सीटों के क्या परिणाम रहे। सिरोही जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। जिले के कद्दावर नेता बीजेपी के ओटाराम देवासी वसुंधरा सरकार में गोपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री का पद भी संभाल रहे हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के संयम लोढ़ा को शिकस्त दी थी। सिरोही जालौर लोकसभा सीट भी है, जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी सांसद देवजी एम पटेल करते हैं। अब इन चुनावों में जिले के बीजेपी और कांग्रेस के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी और राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे ने राजस्थान में विकास किया है और भारत भर में पूरा विकास हुआ है। इसलिए हम विकास के नाम पे अब की बार वोट करेंगे और हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के सामने हम विकास का मुद्दा लेके जाएंगे और विकास हमने किया है वो हम लोगों को बताएंगे। सरकार ने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे गत चुनावों में और लोक लुभावने वादे लेकर के लोगों के साथ धोखा किया और वोट बटोरे और सत्ता में आई। अब आम जनता त्रस्त हो चुकी है और अब कांग्रेस सरकार प्रचंड बहुमत में पूर्ण सत्ता हासिल करेगी। सिरोही जिले के जातीय समीकरण देखें तो वो कुछ इस तरह से हैं। सिरोही विधानसभा में कुल 2,68,372 मतदाता हैं। सिरोही विधानसभा में ओबीसी और अनुसूचित जाति का बाहुल्य है। राजपूत, राजपुरोहित और रावल भी अहम भूमिका में हैं। पिंडवाड़ा आबू विधानसभा में एसटी वोट सर्वाधिक हैं। उसके बाद ओबीसी और अन्य जातियां। रेवदर विधानसभा में एससी और एसटी समान अनुपात में हैं, वहीं ओबीसी उनके बाद हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर जिले की जनता सरकार के 5 साल पर क्या राय रखती है और क्षेत्र के प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या हैं। सिरोही में बड़े उद्योग नहीं होने से बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। जिले के युवा गुजरात की तरफ पलायन करते हैं। आदिवासी क्षेत्र आज भी शिक्षा से महरूम है। क्षेत्र के कई विद्यालयों में मात्र 1 शिक्षक है। चिकित्सा व्यवस्था माकूल नहीं है। पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव नहीं होता। सिरोही शहर में रेलवे स्टेशन की मांग, नर्मदा के पानी को सिरोही लाने की मांग। जिले के युवा नशे की गिरफ्त में हैं। महाविद्यालयों में लेक्चरर्स की कमी है। रेवदर में बस स्टैंड की मांग। सभी आदिवासी क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से महरूम हैं। 4.5 पौने 5 साल के अंदर न तो इस विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ न कुछ हुआ। आज की तारीख में आप देखो तो ये मेरे पीछे जो हॉस्पिटल है, इसकी ये दुर्दशा है। यहाँ पे न तो सफाई हो रही है, न डॉक्टर है, न नर्स है, न कोई न लेडी डॉक्टर है। जो मोदी जी ने इस 5 सालों में जितने काम किए हैं, सब के घर पे काम हो रहे हैं और हुए हैं। जितनी स्वस्थ भारत हो रहा है, सभी काम हुए हैं। सरकार के कार्य से काफ़ी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार होती है उनके कार्यक्रम बहुत हो जाते हैं, मगर लोगों की आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हमारे राजस्थान के अंदर एक के बाद एक दूसरी गवर्नमेंट आती है। इसका यही कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी इफेक्ट राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के संपूर्ण निष्ठावान कार्य को देखते हुए और हमारे बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं और सिरोही जिले में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए, कई अन्यंत्र विकास कार्य, उनको हम लोगों के बीच में ले जाकर विकास कार्यों के मुद्दों को बीच में ले जाकर
पूर्ण विश्वास है और हम पूरी मेहनत से दमखम लगा के पूरे जिले में पुनः तीनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते। तो चलिए, आपने देखा सिरोही के क्या सियासी समीकरण है और वहां की पब्लिक क्या कहती है, विकास हुआ नहीं हुआ, मुद्दे आपने देखे। वैसे खासकर जैन कम्युनिटी सिरोही में काफी है। एक एससी की सीट है, एक एसटी की सीट है। आदिवासी क्षेत्र में भी काउंट होती है। और जैसे कहा गया कि प्रदेश का एक इकलौता पर्वतीय क्षेत्र जो ये कहें कि हिल स्टेशन के नाम से माउंट आबू अपनी जगह दुनिया में बनाए हुए हैं, लेकिन माउंट आबू के लोगों ने भी पिछले दिनों माउंट आबू को लगातार बंद रखा और ऐसा बंद बताया जाता है कि आजादी के बाद पहली मर्तबा हुआ कि जो बिल्कुल एक चाय की थड़ी भी नहीं खुली। खैर चलिए, हमारे साथ में भाजपा से जितेंद्र श्रीमाली साहब हैं, कांग्रेस नेता सुशील आसोपा साहब हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। मिली जुली बातें की जा रही हैं, किसी ने कहा विकास हुआ, किसी ने कहा नहीं हुआ। माउंट आबू एक ऐसी जगह है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि टूरिज्म स्पॉट देश में या दुनिया में जहां पे भी है, वो वहां के लोगों के लिए एक बड़ा एम्प्लॉयर साबित हो रहे हैं। वो न केवल क्षेत्रीय लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर मुहैया कराते हैं। लेकिन माउंट आबू में जो विकास जैसा होना चाहिए था, वह क्षेत्रीय नगर पालिका के स्तर पे अपने बजट से जो कुछ किया, लेकिन एक बड़ी ऐसी गहरी छाप वहां के लोगों के दिल और दिमाग में नहीं है कि कहा जा सके हाँ सरकार का ये प्रयास रहा। अपनी मांगों को लेकर के 3 दिन तक माउंट आबू को बंद करना पड़ा। माउंट आबू के लोगों को चाय की थड़ी तक भी नहीं खुली। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी योजनाएं आप चाहते तो दे सकते थे। देखिए, सिरोही की अपन बात करें तो अपन सिरोही को 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बांट करके अगर अपन बात करते हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र वाइज अपन बता सकते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र पे कितना रुपया खर्च हुआ और कितने विकास के काम हुए। उससे पहले मैं आपको बता दूं योगेंद्र जी कि राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने से पहले राजस्थान एक बीमारू प्रदेश की श्रेणी में माना जाता था। यहाँ की सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ का नरेगा के नाम के ऊपर भारी भ्रष्टाचार करके और यहाँ जो नेता लोग, एक निवेदन करना चाहता हूं सर, क्योंकि देखिए आप जो सरकार की उपलब्धियां का जो पूरा वो लेकर के आए हैं, और बताना भी चाहिए आप, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म यही होता है डिबेट में, लेकिन हमारे पास में समय का अभाव है। बिल्कुल, मैं आप अगर एक एक चीज को लेकर बोलना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ये तो समय विधानसभा में भी इतनी चीजों का बखान नहीं होता है, आपके मंत्री नहीं कर पाए जितना आप करेंगे। जो मेरा तो सिंपल सा सवाल था सर, आपको मालूम होगा इस बात का, आपको मालूम तो है ना कि माउंट आबू में 3 दिन तक बंद रहा जी। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सरकार के अंदर पिंडवाड़ा और आबू जो विधानसभा क्षेत्र है, उस केवल एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 850 करोड़ रुपए के विकास के कार्य हुए। और इस कुल 5 साल में 5 साल के अंदर 850 करोड़ रुपए के एक विधानसभा क्षेत्र में काम हुए। और उसके बाद में 617 करोड़ रुपए के सिरोही में काम हुए और करीब 2145 करोड़ रुपए के रेवदर। इनके तीनों के मैं निवेदन करना चाहूंगा। अभी इसमें एक निवेदन, आपने बताया 800, 700, करीब 1500 और 2200, और उसके बाद में 2300 करोड़, लगभग 3200-3300 करोड़ रुपए के आसपास, और फिर उसके बाद में 3300 करोड़ मान लीजिए सर। हाँ, ये आप अनाउंसमेंट बता रहे हैं कि ये एक्सपेंडिचर जो बिल्कुल हो चुका है, जिसकी वीसी भरी जा चुकी हो, वो बता रहे हैं यूसी भरी जा चुकी है। हाँ, कि कितने रुपए स्वीकृत हुए और वहां पर विकास के काम हुए। सर मैं 2 बातें कह रहा हूं आपसे, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि ये आप स्वीकृति जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट है, ये भी 2 बातें ध्यान करिएगा। ठीक बात है, एक अनाउंसमेंट होता है, एक होती है स्वीकृति, ठीक है, और एक होता है कि धरातल पे ये काम हो चुका है। हाँ बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा। क्योंकि देखिए, एक ये मिस्टर आसोपा और श्याम जी बताएंगे, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सड़कों के काम बहुत फास्ट होते हैं सरकारों में, कोई हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। अगर लास्ट के 1.5 महीने पहले भी अगर कोई सड़क स्वीकृत कर दी गई है, उसका काम यह होता है फटाफट। या जलदाय विभाग के पानी के पाइप खरीदने का काम वो बहुत फास्ट होता है। ये क्या है पता नहीं, वहां
क्या संभावनाएं होती हैं, लेकिन काम बहुत फास्ट होता है। अब रोचक बात देखिए आप, अब उसी में सड़क बन गई, आपको वहां पे कॉजवे बनाना है या सीसी रोड बनाना है या कोई ब्रिज बनानी है, उसके लिए आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। सड़क फटाफट बनती है, लेकिन ब्रिज के लिए आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक रोचक सी स्थिति है कि सड़कों से मैं आपकी से बिल्कुल मैं सहमत हूं। आप चाहे 300 करोड़ की बताएं चाहे 200 करोड़ की बताएं, जिले में ये सड़कें 100% उससे भी ज्यादा हुई होगी, मैं तो मानता हूं, लेकिन सड़क का काम फास्ट है, सीसी या ब्रिज क्यों नहीं इतनी जल्दी बनते हैं? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपकी बात का अलग अलग प्रकार से जवाब दूंगा, क्योंकि कई सारे प्रश्न एक साथ आ गए। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो आपने बात स्वीकृत होने की बात कही है, कि यह जो मैंने राशि बताई है यह स्वीकृत राशि है, और उसके बाद में किस मद के अंदर कितने रुपए खर्च हो चुके और कितने रुपए का विकास कंप्लीट हो चुका, वो अगर आप मेरे से अलग अलग प्रश्न पूछेंगे तो मैं अलग अलग इसका डेटा लेके आया हूं, और यह डेटा नेट के ऊपर भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इसको देखता है, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक जो है वो आंकड़े हैं, इसमें किसी प्रकार का लुका छुपाव नहीं है। सूचना के अधिकार के तहत भी इसको लेकर के किसी प्रकार से कोई भी आदमी सूचना भी प्राप्त कर सकता है। और जो मैं ये बता रहा था कि जैसे सड़क के आपने बताया, वो अलग अलग सड़कों के हिसाब से करीब 5.11 करोड़ रुपए के व्यय करके और 9.23 किलोमीटर लंबाई में कुल 11 कार सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आप एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, एक विधानसभा में एक विधानसभा क्षेत्र के सामने मैं ये बता रहा हूं, एक विधानसभा क्षेत्र में आपने कहा कि 5 करोड़ रुपए की सड़कें बना दी गई हैं। नहीं, एक जगह, ये अलग अलग समय पे है। ये इसका जो समय है ये अलग अलग समय पे है। फिर उसके बाद में 511 लाख आप कर लेते हैं कि सड़कों पे इस विधानसभा क्षेत्र में इतना पैसा खर्च हुआ या जिले में इतना पैसा खर्च हुआ, ये तो किसी के पास में भी होगा, किसी के वोट 2145 इसलिए 2145 स्पेसिफिक यदि पूछे कि अपन सड़क के ऊपर बात करें या रोजगार के ऊपर बात करें तो किस किस समय पर कितने विकास के कार्य हुए, ये मैं आपको बता सकता हूं। कि आप अपन ये बात करें, तो रोड के विकास का मैंने एक छोटा सा सवाल किया कि ब्रिज नहीं बनती है, सड़क बन जाती है। नहीं, ब्रिज भी बनता है, सड़क भी बनती है, क्योंकि योगेंद्र जी ये जो विकास के काम जिस प्रकार से हो रहे हैं और जिस प्रकार से हुए, उनमें जो पहले जिस प्रकार की स्थितियां थी उनको, उन परिस्थितियों को, उन नियमों को, उनको सबको चेंज करके, क्योंकि पहले यहाँ पर इस प्रकार के सड़कों के काम में इनमें ये नरेगा के कामों में इनमें भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ था। इनको दूर करके और आखिर हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनको ये बात कहनी पड़ती थी कि हम विकास का काम एक के लिए 1 रुपया खर्च करते हैं तो 15 पैसे नीचे तक पहुंचते हैं। ये स्थिति को दूर करके, और आज 1 रुपया अगर सरकार ने गरीब के ऊपर या विकास के ऊपर खर्च किया, वो पूरा 1 रुपया प्रॉपर जगह पर पहुंचे। इन्हें इस स्थिति को लाने के लिए, राजस्थान को इस स्थिति में लाने के लिए सरकार को भरपूर प्रयास करने पड़े हैं, और बहुत मुश्किल से यह जो है सरकार 1 रुपया खर्च हो रहा है, आज 1 रुपया खर्च हो रहा है। चलिए आसोपा जी जवाब देंगे। अभी आसोपा साहब, आप लोगों ने एक चर्चा शुरू की, ये मैं कई बार कहता हूं, खेड़ली में 1986 के अंदर राजीव गांधी, माधवराज सिंधिया, राजेश पायलट जब एक सभा में थे तो प्रधानमंत्री होते हुए राजीव गांधी ने बात कही थी। मैं मौजूद था उस वक्त वहां पे, बहुत छोटा था लेकिन मौजूद था उस सभा में। मैं उसको लेकर के बहुत कमेंट्स में, खैर एनीवे समय कम है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा इस वक्त, लेकिन अभी गारंटी दे रही है बीजेपी कि राजीव गांधी ने, मैं तो एक बात कहूंगा, बड़ी पॉजिटिव उसमें देखना चाहिए कि उस सिस्टम को उन्होंने पहचाना और उसे दुरुस्त करने के लिए कहा कि भाई हमें इसे दुरुस्त करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आप अगर उसको दुरुस्त करना है। इनका कहना है कि हालांकि मुद्दा सिरोही उससे, लेकिन करप्शन तो सभी जगह है, दूर करने का दावा कर रही है बीजेपी। अभी बीच में नहीं बोलने तो नहीं बोलेंगे, आप जिम्मेदारी लेते हैं बीच में, आप बड़े खामोश होकर देखिए, आप जो भी बोले आराम से सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं दोबारा अपना ही 10 सेकंड और खराब कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये मैं इन पर सीधा बाई नेम आरोप लगा रहा हूँ, ये और लक्ष्मीकांत पारी। चलिए आप इस प्रकार समय खराब हो रहा है, आप अपने मूल भाव लाइए। ये अगर बीच में बोलेंगे नहीं बोल रहे ना, उठ के चला जाऊंगा। अब नहीं बोल रहे, बोलिए। मेरा टाइम जा रहा है ना, मैं फिर कह रहा हूँ सर, आप टाइम पहले जाने के बाद क्यों कर रहे हैं? पहले मुद्दे पे आ जाए अपन। कांग्रेस के पास फालतू बातों का समय नहीं, आप जनता को जवाब दीजिए। हमें राजस्थान को डिलीवर करना है 13 दिसंबर के बाद, हमें पास फालतू बातों का समय नहीं। पहली बात, पहले से तय हो गया कि ये? हाँ, कांग्रेस की सरकार है, हमेशा से कोई इश्यू ही नहीं। चलिए मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। इन्होंने बीमारू प्रदेश से शुरू की बात। आज तो देश बीमार हुए, आपको पता है दिन भर से क्या चल रहा है?
पूरे देश में। उर्जित पटेल के इस्तीफे की चर्चा चल रही है। 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के समय भी सेक्शन 7 का यूज नहीं हुआ। देश आजाद हुआ, ये सेक्शन 7 तो 1936 का आरबीआई का, 47 के बाद भी क्राइसिस ही था, तब भी सेक्शन 7 यूज नहीं हुआ। लेकिन सेक्शन 7 यूज किया है मोदी और जेटली ने। लेकिन अभी तो अपन राजस्थान में आ गए। आज सुनिए, बीमारू मतलब देश को बीमारू प्रदेश। वसुंधरा जी के भाषण सुनिए। 1,09,000 करोड़ के कर्ज में डुबो दिया कांग्रेस सरकार ने। आज कर्ज है 2,29,000 विदाउट जीपीएफ। मैं कई बार आपके यहाँ बोल चुका हूं। अब बीमारू किसने किया, इसका जवाब देना पड़ेगा। अब आप कह रहे हो कि कर्ज हमने विकास से किया और हमारा कर्ज भ्रष्टाचार का था, तो 1,09,000 करोड़ रुपया भी कहां से पहुंचा? 78,000 करोड़ रुपया वसुंधरा जी कर्ज छोड़ गई थी 2008 में। अभी आप मेरे से बाहर पूछ रहे थे, 78,000 करोड़ कर्ज था 2008 में, जो 1,09,000 करोड़ हुआ 2013 में, और अब 2,29,000 करोड़ है। ये बजट भाषण बोल रहा हूं मैं केवल। 22,000 करोड़ रुपए तो ब्याज भर रही है राजस्थान की जनता आज कर्ज के ऊपर। ये तो बीमारू का जवाब है। अब मैं आपको इतने पन्ने लाते, मैं आजकल 2-3 डिबेट से डरने लग गया, कागज लाने पड़ते हैं मुझे। चुनाव आप लड़ते हो अपने वादों पे। वसुंधरा जी जब गई थी, ये सड़कों का वादा करके नहीं आई थी, सड़क तो कोई सरकार बनाएगी। वहां वादा करके आई थी सिरोही में नर्मदा का पानी लाऊंगी। मैं यहीं बैठा हूं और फिर चुनौती दे रहा हूं। मैं 20 बार चुनौती दे चुका हूं। वसुंधरा जी को 7 बार का पट्टा लिख देते हैं मुख्यमंत्री का, वो 7 बार में भी 35 साल में अगर ला दें नर्मदा का पानी सिरोही में, तो आप लगी जिसकी शर्त लगी। क्यों, ऐसा क्या है, क्यों नहीं आ सकता? वो मैं क्यों बताऊंगा, मैं बताऊंगा। किरण माहेश्वरी गई वहां, मैं इसका जवाब इनका कॉन्ट्राडिक्शन। किरण माहेश्वरी वहां गई, वहां के लोगों ने मांग की सर नर्मदा का पानी, बोले नहीं आ सकता। डीपीआर, क्या डीपीआर बना के क्या करूंगी? जो पानी नहीं आ सकता तो उस पानी को बांटूंगी क्या? पानी आएगा तो बांटूंगी ना। फिर डॉक्टर राम प्रताप गए तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। नर्मदा का पानी सबसे बड़ा इश्यू था वहां का, वो नहीं हुआ। अब आज के लीजिए नीति आयोग, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही और करौली, ये 4 जिले नीति आयोग के, धौलपुर भी शायद, मैं धौलपुर, ये 5 जिले नीति आयोग के पिछड़े जिलों में हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि उस पिछड़े जिले में होने के कारण मोदी जी और वसुंधरा जी ने सिरोही में क्या एक्स्ट्रा नीति आयोग ने दिया? उल्टे वहां के ज्वाइंट डायरेक्टर आए थे, अभी करौली में मीटिंग ली थी 5 जिलों की, इतनी बुरी तरह लताड़ के गए कि यार तुम्हें पिछड़ा जिला है। आपके सामने वो हो गए, अखबार पढ़ता हूं मैं तो, अखबार में आपको क्षमा चाहता हूं। सुनिए, झूठ, मैं जवाब दे रहा हूं। जितेंद्र जी ये राहुल गांधी जी से स्टार्ट कर रखा है आप लोगों ने, झूठ बोलना। दिस इज नॉट फेयर। सच मैं ये कह रहा हूं, क्या बोल रहे हैं आप? उसको डांट के क्या बोल रहे हैं सब? राहुल गांधी जी सचिन पायलट को डांट के गए। श्रीवाणी की बात है क्या? अब किसने ये तरीका नहीं है? तो सिर्फ आपके पास अगर आपको भी डांटने की कोई जानकारी छूटा, वो ये कह के गए हैं कि भाई, अरे भाई मैं कह रहा हूं ना क्या कह के गए हैं। वो कह गए प्रदेश का IMR 41 है, भाई सिरोही का IMR 55 क्यों है? प्रदेश का एवरेज ड्रॉप आउट 5 है, सिरोही का ड्रॉप आउट 12 क्यों है? ये पूछ के गए। IMR मींस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ड्रॉप आउट मींस 100 में से कितने बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। तीसरी बात, डॉक्टर के पद खाली, आप कह रहे हो हम रोजगार, अभी आपकी बाइट कह रही थी वो गुजरात जा रहे हैं, पशु चिकित्सा केंद्र एक रोजगार के लिए, रोजगार। सिरोही की ITI में 1 इंस्ट्रक्टर है, शिवगंज में 1 इंस्ट्रक्टर है, पिंडवाड़ा रेवदर में एक ITI में विदाउट इंस्ट्रक्टर चल रही है। सांसद माउंट आबू की बात को जितेंद्र जी, ये फैक्ट जो आसोपा जी बता रहे स्कूलों की जो स्थिति है, हमारे रिपोर्टर के अनुसार भी ये मैं आपको बता सकता हूं, स्कूलों की पोजीशन जो बता रहा हूं मैं, ये एक टीचर, एक इंस्ट्रक्टर, ये है 190 में 100 पटवारी के पद खाली है। 190 में से पटवारी के 100 पद खाली है। इतना लंबा ज्ञान दे सुनिए, एक बार श्याम सुंदर जी के पास जाना चाहूंगा मैं। श्याम जी, सिरोही को लेकर के क्या माना जाए इसे? क्योंकि देखिए समय कम होता है, लेकिन मुद्दे बड़ा है। मैं समग्र जिले को लेकर के चलना चाहते हैं। सिरोही को लेकर के हमेशा यह कहा जाता है कि जो भी पार्टी होती है कि विकास नहीं हुआ। और दूसरा एक छोटा सा मेरा सवाल यह है कि
बीजेपी के नेता एक बात अक्सर कहते हैं कि बीमारू प्रदेश छोड़ा। क्या प्रदेश से 5 साल में बीमारू हो जाता है या फिर बीमारी की जड़ हमेशा से चली आ रही होती है जिसे हम दूर नहीं करते हैं समय रहते? देखिए योगेंद्र जी, अब मैं अशोका जी की बात सुन रहा था और श्रीमाली जी की बात सुन रहा था। यहाँ सबसे बड़ी चीज सिरोही जिले में वहाँ के प्रतिनिधि जो निर्वाचित होके आते हैं वो 2 तो आदिवासी आते हैं क्योंकि रिजर्व है। इस तरह से 2 रिजर्व, एक एसटी। तो ऐसी स्थिति में वहां का आवाज को विधानसभा में उठा नहीं पाते वो तरीके से, और वहां के विकास पे जितना पैसा लगना चाहिए, अब देखिएगा कि कहाँ तो आप ले लीजिए झालावाड़ में लगाती हैं 20,000 करोड़ मुख्यमंत्री 5 वर्ष में, और आप सिरोही में जाकर के 2,145 करोड़ लगाते हैं। आखिर ये अंतर और विरोधाभास की स्थिति क्यों? मुख्यमंत्री के लिए सारे जिले अपने होते हैं। आदिवासी क्षेत्र में जहां विकास होना चाहिए, करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हो। आप सही बात है, स्कूल है, टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, ये बात हकीकत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माउंट आबू की पर्यटक स्थल में पहचान है, लेकिन वहां की स्थिति में जिस प्रकार का प्रशासन ने जो अतिक्रमण करा है, जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाई है, उससे आप देखिए माउंट आबू की स्थिति जो होनी चाहिए वो नहीं है। वहां का विकास जिस तरह से होना चाहिए, वहां कभी नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। स्थिति जो होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। पानी की स्थिति में जो सुधार होना चाहिए था नहीं हो पा रहा। नर्मदा का पानी निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि लाएंगे जालौर और सिरोही में सबसे बड़ी मांग यही है कि लाइए नर्मदा का पानी। अब तो आपकी गुजरात में भी सरकार आपकी है और आपका तालमेल भी ठीक है, फिर आप पानी लाने की स्थिति में नहीं रहे। मैं यहाँ पे जितेंद्र जी को एक ध्यान दिलाना चाहूंगा, एक छोटी सी बात, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, एग्जैक्ट लोकेशन में थोड़ा सा मिसिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब वर्तमान के 2013 के दरमियान उनका एक चुनावी स्पीच था और अशोक गहलोत के लिए कहा था कि मेरे मित्र अशोक गहलोत, उनको मैं बुलाऊंगा और जब नर्मदा का पानी जालोर में आएगा उसके पाइप में अपनी गाड़ी लेकर के आएंगे, ये कहा था। एक बार आप बीजेपी को मौका दीजिए, नर्मदा का पानी अगले इलेक्शन में आएगा, हम गुजरात से नर्मदा का पानी का हिस्सा राजस्थान को देंगे। अब तो देखिए वो सुपर पावर भी बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, जिनके सामने कोई चुनौती नहीं। गुजरात में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, और वहां से जो रिमोट है प्रधानमंत्री के नाते वो मोदी जी के हाथ में है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं पहले तो जो आशोका जी ने जो बात कही थी, तो आपने इनसे पूछा था कि राजीव गांधी जी ने जो 1 रुपया खर्च करने वाली बात कही थी वो तो गोड़मोड़ कर गए, न उनका कोई जवाब नहीं दिया। आपने भी नहीं दिया। अब मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ मैं। नहीं, मेरे को पाने वाली बात आ जाए या दूसरे बना होगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ सर, पानी पे देखिए मैं 1 मिनट का कहना चाहिए उसमें सर, मेरे को बोलने तो दीजिए। मेरा ये प्रधानमंत्री ऐसे थे जो बोल गए सामने, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अब मेरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि पानी की बात है, उसका जवाब मैं दूंगा, पर उसके साथ साथ आपने शिक्षा की बात कही है, उस शिक्षा के बारे में भी अपन बात कर लेंगे। पानी की जो बात थी, वहां सिरोही में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो विषय था वो ये था कि शुद्ध पानी वहां नहीं मिल रहा था। पानी के अंदर फ्लोराइड था, पानी के अंदर प्रॉब्लम थी, पानी पीने का पानी नहीं था। तो सबसे पहले वहां पर जो व्यवस्था होनी थी वो थी पीने के पानी की व्यवस्था की। तो पीने के पानी की व्यवस्था की अगर अपन चर्चा करें तो आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा सर कि 51 करोड़ रुपए खर्च किए पेयजल पर। की बात कर पूछ रहे हैं, की बात पूछ रहे हैं सर, आप मजा की सुनेंगे नहीं, आप पहले ध्यान देते हैं कि सर श्रीमाली जी बीच में होते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप तो जवाब दे दीजिए। ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप कहें तो कान में उंगली डलवा सकते जवाब दे भाई, मैं बहुत सम्मान करता हूँ इनका, और मैं मेरा हृदय से मैं बड़ा, लेकिन उन्होंने पानी का जो आप दावा कर रहे हो जवाब अभी एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा आबू में विभिन्न पेयजल योजनाओं में 1,08,67 लाख रुपए करोड़ हुए। सर, इस करोड़ क्या हो गई? 32 एक विधानसभा क्षेत्र की बात है। मैं तो टोटल बता दिया आपको 14 करोड़ रुपए लागत, 6.92 लाख रुपए है सारे पानी से समय नहीं पास चलेगा। सर मैं तो इसी नर्मदा के पानी के बता दीजिए आप मुझे। देखिए, नर्मदा दावा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उस वक्त के
चीफ कैंपेन और बीजेपी थे। बिल्कुल, उसके लिए तो जो कार्य होना है वो कार्य हो चुका है, हो रहा है, परंतु उससे पहले जो वो था खारे पानी से क्षेत्र को मुक्त कराना। तीनों विधानसभा सुनो, लाख को छोड़िए, देखिए लाख को आप मत कहिए, तो वियतनाम की तरह मत करिए कि इतने बंडल के अंदर चाय पीने के लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं मात्र 14 करोड़ है, मात्र 14 करोड़ तो आपने आरओ पे खर्च किए और पेयजल पे 58 करोड़ बता रहे हो। 30 आरओ प्लांट लगाए जिसकी लागत बता रहा हूँ 194.1 एक विधानसभा 6 करोड़ है। ये 1 करोड़ बता दिया नहीं मैंने 14 करोड़ 55 लाख रुपए पूछ रहे हैं। 1 सेकंड आप इसको छोड़िए, आप आप मुख्यमंत्री के लिए सामान देते ऐसा क्यों नहीं है? वसुंधरा जी का जो वीडियो मेरे मोबाइल में है, गहलोत जी का वीडियो हमारे साथ है, उनका भी वीडियो है। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जिस प्रकार से गुत्थम गुत्था कर रहे हैं वो भी हमारे पास वीडियो है। गुत्थम उसको जल्दी से हम आपने अशोक गहलोत साहब को बोलने नहीं दिया। सरकार आप मेरे ये तो जायज बात है, सुन लीजिए। आपकी सरकार अगर 2018 में बनती है तो आप सिरोही के लोगों को नर्मदा का पानी ला दोगे क्या? रिपोर्ट करने को आप एक काम करिए, ये भाजपा जी 4-5 दिन रुक जाइए, 4-5 दिन के अंदर हमारे घोषणा पत्र आने वाला है, उसके अंदर आप देख लीजिएगा। आप 5-7 दिन और रुक जाइए, आप घोषणा कर दीजिए, आप घोषणा कर दीजिए इस बात की घोषणा आप कर दीजिए। अजीब मैं कह रहा हूँ अभी करके हम इस नतीजे पानी का है सिरोही के विड्रॉ, तो इसका मतलब आपको पानी तो नहीं मिलेगा पीने का, मिलेगा। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ही मिलेगा, नर्मदा का पानी मिलेगा। दावा कर रहे हैं, दावा करके मिलेगा। आप दावा कर रहे हैं देखिए मैं दावा कर रहा हूं कि 5 दिन इंतजार कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है। अब अगर ज्यादा है तो मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है तो खैर चलिए। हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई भी आए लेकिन क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और आप उस मजबूती के साथ ध्यान रखिए कि वादा क्या क्या करके जा रहा है। पार्टी बेशक कोई भी हो लेकिन जनप्रतिनिधि आपका है, वोट आप उसे दे रहे हैं, बहुत कीमती वोट है आपका, क्योंकि अब यह राजतर्क नहीं होता है, वो वक्त चला गया। देशी रियासतों के एकीकरण के बाद जो लोकतंत्र का स्वरूप आया उसमें आपके हाथ में सत्ता की चाबी है, आप समझिए उसको। वोट किसको देना है ये आपकी समझ पे है, लेकिन इतना जरूर हो कि क्षेत्र का विकास करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बात करेंगे हम जालोर पे। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर, और हम बात कर रहे हैं पहले सिरोही जिले की बात की, और अब हम बात करेंगे जालोर जिले की। दोनों ही जिले ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, गुजरात लगता हुआ है, और जालोर बड़ा महत्वपूर्ण है। जालोर के एक मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा आपको, वहां की सियासी समीकरण, वहां की जातीय समीकरण, वहां की विधानसभा, ये तमाम चीजें तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन कुछ चीजें और दिखाऊंगा। जालोर की 5 में से 4 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, 1 सीट सुखराम बिश्नोई कांग्रेस के खाते में है, और अच्छे वोटों से जीतने की बात सामने आ रही है। सुखराम बिश्नोई जब जीते उस वक्त 24,000 वोट से वो जीते थे, लेकिन अगर आप बात करें पूरे जिले में तो एक रोचक बात यह रही कि मंत्री पद के नाम पे कुछ नहीं मिला सिरोही को। और अगर लीडरशिप की बात करें तो एक्सपीरियंस तो वाकई नेताओं को है। देवजी पटेल का व्यवसाय महाराष्ट्र गुजरात में रहा, सोचा तो ही जाता था कि सीधे उनका लिंक ऊपर दिल्ली में ठीक है,
लेकिन मैं छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा जो जालोर के लोगों की पीड़ा हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मजमून की ओर लेके जाऊंगा कि आज के इस जालोर का मजमून क्या है। जरा आप सुनिए, उसके बाद लौटेंगे। जालोर जिला राजस्थान के पश्चिम हिस्से का जिला है। इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस जिले को महर्षि जबाली की तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है। जिले का सुंधा माता तीर्थ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जिले में 5 विधानसभा सीट है। आइए सबसे पहले जानते हैं 2013 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों के क्या परिणाम रहे थे। जालोर में सियासी पारा पूरे चरम पर है। 2013 के चुनाव में जिले में कांग्रेस केवल सांचौर की सीट पर काबिज रही, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बने लगभग 5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए थे। इन्होंने एक चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने सजाया था। उस चुनावी घोषणा पत्र को इन्होंने धरातल पे लागू ही नहीं किया, बल्कि 5 साल की सरकार में इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ा तक नहीं है। तो धरातल पे आज दिन तक कोई काम नहीं हुए। जालोर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जातिगत समीकरण। जालोर में मेघवाल, भूमिया, जाट, माली और दिवासी प्रमुख जातियां हैं। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में एसटी एससी के अलावा जाट, राजपूत, माली, पुरोहित प्रमुख जातियां। आहोर में एसटी एससी का बाहुल्य। इसके अलावा जाट और पुरोहित भी प्रमुख रहते हैं। सांचौर विधानसभा में जाट, विष्णोई, पुरोहित और मेघवाल निर्णायक जाति है। रानीबाड़ा में एसटी एससी का बाहुल्य है। आइए अब नजर डालते हैं जालोर जिले में चुनावी मुद्दों पर और जानते हैं आखिर यहाँ जनता क्या कहती है इन मुद्दों को लेकर। जालोर जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दे। जालोर में सिविल लाइन के कार्य अधूरे। शहर में सिटी पार्क की स्थापना। नर्मदा योजना से वंचित गांवों को स्कीम से जोड़ना। जालोर में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना। जिले में पेयजल में फ्लोराइड की समस्या। ग्रामीण इलाकों में सड़कों का हाल खराब। गंदे पानी की निकासी को लेकर समस्या। पीएचसी में स्टाफ की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं। विकास तो कोई कमी नहीं है। 200 करोड़ रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुए। अच्छा, आप संतुष्ट है नारायण सिंह जी से? नारायण सिंह जी से हमें संतुष्ट है। सरकार बनी थी, लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। जालोर के अंदर जिन्होंने नर्मदा का वादा किया था, लेकिन आज भी वो शुद्ध पानी नहीं है और न तो जरूरतों का सही समय पर आ रहा है और रोजगार के भी कई वादे किए थे इन्होंने, तो रोजगार भी पूरे नहीं दे पाई है। तो बहुत हुआ है। आपको बिजली वगैरह सब टाइम पे आ रही है? टाइम पे आ रहा है। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। यहाँ रोडों का काम कैसा चल रहा है? जोर चल रहा है। ये जो अभी अतिवृष्टि हुई है उसमें भी मुआवजा मिला कि नहीं मिला आपको? मुआवजा पैसा मिला है, मौजूद जमीन है को नहीं। जो विकास हो रहा है वो केवल अखबार तक या मीडिया तक ही सीमित रहा है। इसके अलावा आगे कोई अच्छा कार्य हुआ नहीं है। जैसे सीवरेज है तो वो भी पूरी तरह से फैल है। आए दिन गंदगी सड़कों पे फैल रही है। अंडरग्राउंड बिजली का ठेका हुआ, अंडरग्राउंड तार खींचते हैं, लेकिन वो के वो तार पड़े हुए हैं। इस सरकार में व्यापारी बहुत दुखी हैं और मंदी का दौर बहुत चल रहा है। इस सरकार के हिसाब से देखने जाए तो जीएसटी वगैरह लगाने पर और कुछ लोगों को, सबको, व्यापारियों को कागजी कार्रवाई में उलझा रखा है। तो चलिए, जालोर के आपने सियासी समीकरण देखे, जातीय समीकरण देखे, कुछ ऐसी विष्णोई, सिरवी, रायका ऐसी जातियां भी हैं वहां पे। और एक सबसे रोचक बात यह है कि अभी जिन जिलों में सूखा था उनकी रिपोर्ट और जो गिरदावरी कराने की बात हो गई थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। जालोर के साथ में एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति रही। आपको ध्यान होगा कि 2017 में बाढ़ आ गई थी, फसल तबाह हो गई थी।
उस वक्त इसका एक सियासी मुद्दा भी बना, लेकिन राहत कितनी मिली ये पता नहीं। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, मुद्दे बहुत सारे रहते हैं जिलों के, लेकिन कितने याद रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं? दावे किए जा सकते हैं, वादे किए जा सकते हैं, लेकिन जालोर और गुजरात में जब फ्लड आई थी 2017 के दरमियान, वहां के लोगों को कुछ इसका कुछ सियासी मुद्दा बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, केवल एक महज राजनीतिक मुद्दा हो सकता है? वहां के लोग अभी इन सब चीजों को भूल जाते हैं समय के साथ, क्योंकि अपनी दिन दिहाड़ी उसकी फिक्र ज्यादा होती है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जालोर गुजरात से सटा हुआ है। बनासकांठा तक प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री गुजरात को लेकर के बाढ़ का निरीक्षण करने आते हैं और स्पेशल पैकेज भी दे देते हैं। हम 17 किलोमीटर दूर थे, हमारे मुख्यमंत्री को ना तो ले जाते हैं और ना हमारे क्षेत्र में आते हैं और ना ही कोई पैकेज देते हैं, क्योंकि वहां चुनाव, गुजरात का चुनाव था, इसलिए 500 करोड़ का स्पेशल पैकेज दे गए। अभी प्रधानमंत्री तो देश के हैं, अब 17 किलोमीटर दूर आप आते हो और इधर बाढ़ है तो इधर नहीं आते हो, और ये या फिर उसके बाद राजनीति होती है, आपने देखा सारी बातें। लेकिन ये बात सही है कि जालोर जिला पिछड़ा जिला है ये भी, और जिस दृष्टि से यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग चले जाते हैं गुजरात, मुंबई या महाराष्ट्र, उधर तरफ से रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं। और ये भी बात सही है कि हकीकत में यहाँ ग्रेनाइट का व्यापार अच्छा है। ग्रेनाइट में जिस प्रकार की जीएसटी और जो मार पड़ी थी, उससे यहाँ का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब आप देखिए, वही यहाँ पर भी सबसे बड़ा मुद्दा है नर्मदा के पानी का। इस पानी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र और जो छूट रहे हैं, उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड है कि वहां की जो पानी की आवक उसको बढ़ाया जाए ताकि लोगों को और पीने का पानी मिल सके। देखिए योगेंद्र जी, यहाँ का नेतृत्व पुराने जमाने में गृह मंत्री आपके बूटा सिंह कर चुके हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर चुके हैं। यहाँ का जालोर का सिरोही का नेतृत्व सांसद रहे, उसके बाद उनकी पत्नी भी रही है सांसद, और कैलाश मेघवाल जो कि आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ नेतृत्व कर चुके हैं। आज देवजी पटेल हैं, देवजी पटेल पहले निर्दलीय हुआ करते थे, फिर बाद में जीते। लेकिन वो वही बात है कि राजनीतिक सक्षमता यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं मिली। इसी का परिणाम है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जो विकास का जिम्मा, जिस प्रकार से पैसा ले जाने की बात होती है, सारी होती है, वो नहीं हो पाती है, क्योंकि इनकी आवाज विधानसभा में जिस प्रकार से उठनी चाहिए नहीं हो पाती। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, आपके कॉलेज है, शिक्षक नहीं है। अब देखिए कि मैं भी देख रहा था कि 47 पद लेक्चरर के स्वीकृत है कितने? 11 पद है। अब जालोर शहर में अगर ये स्थिति करके रखेंगे तो आप होगी क्या स्थिति? आप डॉक्टर नहीं दे सकते, शिक्षक नहीं दे सकते हो, फिर आप कहते हो कि हमने तो इतने शिक्षकों की भर्ती कर दी, 1 लाख शिक्षकों की भर्ती अटकी पड़ी, अभी भी अटकी पड़ी है, आप खुद भी कहते हो। अब स्थिति ये है, आप फिर वही वाली विभेद वाली बात आ रही है कि आप देखिएगा झालावाड़ में करते 20,000 करोड़ खर्च, और जालोर में कितना खर्च करते ये खुद बता देंगे कि स्वीकृत किए थे कितने? 6,350 करोड़ रुपए, और 6,350 करोड़ में इतनी आती है, 4 विधानसभा क्षेत्र आ रही है, उसमें आपने क्या दिया? आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें यहाँ की विधानसभा में दूध उत्पादक रहते हैं यहाँ पर काफी मात्रा में। अब आप कहेंगे कि बीच में जो क्षेत्र आ रहा है, आप जालोर में तो अमृता देवी है, वो भी बात रही आपके सामने, क्योंकि दिल्ली से आई थी वो शादी होकर के, इनको कैंडिडेट मिला नहीं, वो लड़ा दिया और वो जीत गई। अब विधानसभा में भी आप देखा, आपने बोलती हुई देखा ही नहीं होगा कभी, मैं भी नहीं देख पाया था। आपके शंकर सिंह राजपुरोहित जीत के आते हैं, आपने मंत्री नहीं बनाया, क्यों? विवादित रहे, सारी बातें हुई। तो आप वहां पर विकास की दृष्टि से जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। रानीवाड़ा में इनके रणवीर सिंह देवल है, उनको भी नहीं बनाया आपने। तो ये सारी स्थिति, जब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, थोड़ा सा अगर एनालिसिस श्याम जी आप सही करें, आप देखें वहां के 5 जनप्रतिनिधि नहीं बोलेंगे, आप तो जवाब दे दीजिए, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप कहें तो कान में उंगली डलवा सकते हैं। जवाब दे भाई, मैं बहुत सम्मान करता हूँ इनका, और मैं मेरा बड़ा हृदय से मैं बड़ा, लेकिन उन्होंने पानी का जो आप दावा कर रहे हैं उसका जवाब अभी आ रहा है। एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा आबू में विभिन्न पेयजल योजनाओं में 1,08,67 लाख रुपए करोड़ हुए। 30 करोड़ क्या हो गई? 32 एक विधानसभा क्षेत्र की बात है। मैं तो टोटल बता दिया आपको, 14 करोड़ रुपए लागत,
$6.92 लाख रुपए है खारे पानी से समय नहीं मिल पा सकता। सर मैं तो इसी नर्मदा के पानी के बता दीजिए आप मुझे। देखिए नर्मदा दावा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उस वक्त के चीफ कैंपेन और बीजेपी थे। बिल्कुल उसके लिए तो जो कार्य होना है वो कार्य हो चुका है, हो रहा है, परंतु उससे पहले जो वो था खारे पानी से क्षेत्र को मुक्त कराना। तीनों विधानसभा सुनो लाख को छोड़िए, देखिए लाख को आप मत कहिए, वियतनाम की तरह मत करिए कि इतने बंडल के अंदर चाय पीने के लिए जा रहे हैं। देखिए मैं मात्र 14 करोड़ तो आपने आरओ पे खर्च किए और पेयजल पे 58 करोड़ करोड़ बता रहे हैं। 30 आरओ प्लांट लगाए जिसकी लागत बता रहे हैं 194.1 एक विधानसभा 6 करोड़ है। ये 1 करोड़ बता दिया ना मैंने 14 करोड़ 70 लाख रुपए पूछ रहे हैं। 1 सेकंड आप इसको छोड़िए, आप मुख्यमंत्री के लिए सामान देते ऐसा क्यों नहीं है? वसुंधरा जी का जो वीडियो मेरे मोबाइल में है, गहलोत जी का वीडियो हमारे साथ है, उनका भी वीडियो है। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जिस प्रकार से गुत्थम गुत्था कर रहे हैं वो भी हमारे पास वीडियो है। गुत्थम उसको जल्दी से हम विधानसभा आपने अशोक गहलोत साहब को बोलने नहीं दिया। ये तो जायज बात है, सुन लीजिए। आपकी सरकार अगर 2018 में बनती है तो आप सिरोही के लोगों को नर्मदा का पानी ला दोगे क्या? रिपोर्ट करने को आप एक काम करिए, ये भाषाबाजी 4-5 दिन रुक जाइए। 4-5 दिन के अंदर हमारे घोषणा पत्र आने वाला है, उसके अंदर आप देख लीजिएगा। आज 5-7 दिन और रुक जाइए, आप घोषणा कर दीजिए, आप घोषणा कर दीजिए इस बात की घोषणा आप कर दीजिए। अजीब मैं करूँ अभी हम इस नतीजे पानी का है सिरोही के विड्रॉ, तो इसका मतलब है आपको पानी तो नहीं मिलेगा पीने का, मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ही मिलेगा। नर्मदा का पानी मिलेगा, दावा कर रहे हैं, दावा करके मिलेगा। आप दावा कर रहे हैं, देखिए मैं दावा कर रहा हूं कि 5 दिन इंतजार कर दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आने वाला है। अब अगर ज्यादा है तो मैं रोकूंगा। देखिए मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है तो खैर चलिए। हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई भी आए लेकिन क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और आप उस मजबूती के साथ ध्यान रखिए कि वादा क्या क्या करके जा रहा है। पार्टी बेशक कोई भी हो लेकिन जनप्रतिनिधि आपका है, वोट आप उसे दे रहे हैं, बहुत कीमती वोट है आपका, क्योंकि अब यहां राजतंत्र नहीं होता है, वो वक्त चला गया। देशी रियासतों के एकीकरण के बाद जो लोकतंत्र का स्वरूप आया उसमें आपके हाथ में सत्ता की चाबी है, आप समझिए उसको। वोट किसको देना है ये आपकी समझ पे है, लेकिन इतना जरूर हो कि क्षेत्र का विकास करने वाला व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बात करेंगे जालोर पे। फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर, और हम बात कर रहे हैं पहले सिरोही जिले की बात की, और अब हम बात करेंगे जालोर जिले की। दोनों ही जिले ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, गुजरात लगता हुआ है, और जालोर बड़ा महत्वपूर्ण है। जालोर के एक मैं छोटी सी बात और कहना चाहूंगा आपको। वहां की सियासी समीकरण, वहां की जातीय समीकरण, वहां की विधानसभा, ये तमाम चीजें तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन कुछ चीजें और दिखाऊंगा। जालोर की 5 में से 4 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, 1 सीट सुखराम बिश्नोई कांग्रेस के खाते में है, और अच्छे वोटों से जीतने की बात सामने आ रही है। सुखराम बिश्नोई जब जीते उस वक्त 24,000 वोट से वो जीते थे। लेकिन अगर आप बात करें पूरे जिले में तो एक रोचक बात यह रही कि मंत्री पद
के नाम पे कुछ नहीं मिला सिरोही को। और अगर लीडरशिप की बात करें तो एक्सपीरियंस तो बाकी नेताओं को है। देवजी पटेल का व्यवसाय महाराष्ट्र गुजरात में रहा, सोचा तो ही जाता था कि सीधे उनका लिंक ऊपर दिल्ली में ठीक है। लेकिन मैं छोटी सी घटना का जिक्र करूंगा जो जालोर के लोगों की पीड़ा हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मजमून की ओर लेके जाऊंगा कि आज के इस जालोर का मजमून क्या है। जरा आप सुनिए, उसके बाद लौटेंगे। जालोर जिला राजस्थान के पश्चिम हिस्से का जिला है। इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस जिले को महर्षि जबाली की तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है। जिले का सुंधा माता तीर्थ एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। जिले में 5 विधानसभा सीट है। आइए सबसे पहले जानते हैं 2013 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों के क्या परिणाम रहे थे। जालोर में सियासी पारा पूरे चरम पर है। 2013 के चुनाव में जिले में कांग्रेस केवल सांचौर की सीट पर काबिज रही, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा की सरकार बने लगभग 5 साल हो गए हैं। 5 साल पहले भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए थे। इन्होंने एक चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने सजाया था। उस चुनावी घोषणा पत्र को इन्होंने धरातल पे लागू ही नहीं किया, बल्कि 5 साल की सरकार में इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ा तक नहीं है। तो धरातल पे आज दिन तक कोई काम नहीं हुए। जालोर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर जातिगत समीकरण। जालोर में मेघवाल, भूमिया, जाट, माली और दिवासी प्रमुख जातियां हैं। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र में ST/SC के अलावा जाट, राजपूत, माली, पुरोहित प्रमुख जातियां। आहोर में ST/SC का बाहुल्य। इसके अलावा जाट और पुरोहित भी प्रमुख रहते हैं। सांचौर विधानसभा में जाट, विष्णोई, पुरोहित और मेघवाल निर्णायक जाति है। रानीवाड़ा में ST/SC का बाहुल्य है। आइए अब नजर डालते हैं जालोर जिले में चुनावी मुद्दों पर और जानते हैं आखिर यहां जनता क्या कहती है इन मुद्दों को लेकर। जालोर जिले के प्रमुख चुनावी मुद्दे। जालोर में सिविल लाइन के कार्य अधूरे। शहर में सिटी पार्क की स्थापना। नर्मदा योजना से वंचित गांवों को स्कीम से जोड़ना। जालोर में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना। जिले में पेयजल में फ्लोराइड की समस्या। ग्रामीण इलाकों में सड़कों का हाल खराब। गंदे पानी की निकासी को लेकर समस्या। PHC में स्टाफ की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं। विकास तो कोई कमी नहीं है। 200 करोड़ रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हुए। अच्छा, आप संतुष्ट है नारायण सिंह जी से? नारायण सिंह जी से हमें संतुष्ट है। सरकार बनी थी, लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन इस उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। जालोर के अंदर जिन्होंने नर्मदा का वादा किया था, लेकिन आज भी वो शुद्ध पानी नहीं है और न तो जरूरतों पर सही समय पर आ रहा है। और रोजगार के भी कई वादे किए थे इन्होंने, तो रोजगार भी पूरे नहीं दे पाई है। तो बहुत हुआ है। आपको बिजली वगैरह सब टाइम पे आ रही है? टाइम पे आ रहा है। कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। यहाँ रोडों का काम कैसा चल रहा है? जोर चल रहा है। ये जो अभी अतिवृष्टि हुई है उसमें भी मुआवजा मिला कि नहीं मिला आपको? मुआवजा पैसा खूब मिला है। मौजूद जमीन है को नहीं। जो विकास हो रहा है वो केवल अखबार तक या मीडिया तक ही सीमित रहा है। इसके अलावा आगे कोई अच्छा कार्य हुआ नहीं है। जैसे सीवरेज है तो वो भी पूरी तरह से फैल है। आए दिन गंदगी सड़कों पे फैल रही है। अंडरग्राउंड बिजली का ठेका हुआ, अंडरग्राउंड तार देते हैं, लेकिन वो के वो तार पड़े हुए हैं। इस सरकार में व्यापारी बहुत दुखी हैं और मंदी का दौर बहुत चल रहा है। इस सरकार के हिसाब से देखने जाए तो GST वगैरह लगाने पर और कुछ लोगों को, सबको, व्यापारियों को कागजी कार्रवाई में उलझा रखा है। तो चलिए, जालोर के आपने सियासी समीकरण देखे, जातीय समीकरण देखे, कुछ ऐसी विष्णोई, सिरवी, रायका ऐसी जातियां भी हैं वहां पे। और एक सबसे रोचक बात यह है कि अभी जिन जिलों में सूखा था उनकी रिपोर्ट
और जो गिरदावरी कराने की बात हो गई थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई। जालौर के साथ में एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति रही। आपको ध्यान होगा कि 2017 में बाढ़ आ गई थी, फसल तबाह हो गई थी। उस वक्त इसका एक सियासी मुद्दा भी बना, लेकिन राहत कितनी मिली ये पता नहीं। मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, मुद्दे बहुत सारे रहते हैं जिलों के, लेकिन कितने याद रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं। दावे किए जा सकते हैं, वादे किए जा सकते हैं, लेकिन जालोर और गुजरात में जब फ्लड आई थी 2017 के दरमियान, वहां के लोगों को कुछ इसका कुछ सियासी मुद्दा बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, केवल एक महज राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। वहां के लोग इन सब चीजों को भूल जाते हैं समय के साथ, क्योंकि अपनी दिन दिहाड़ी उसकी फिक्र ज्यादा होती है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जालोर गुजरात से सटा हुआ है। बनासकांठा तक प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री गुजरात को लेकर के बाढ़ का निरीक्षण करने आते हैं और स्पेशल पैकेज भी दे देते हैं। हम 17 किलोमीटर दूर थे, हमारे मुख्यमंत्री को ना तो ले जाते हैं और ना हमारे क्षेत्र में आते हैं और ना ही कोई पैकेज देते हैं, क्योंकि वहां चुनाव, गुजरात का चुनाव था, इसलिए 500 करोड़ का स्पेशल पैकेज दे गए। अभी प्रधानमंत्री तो देश के हैं, अब 17 किलोमीटर दूर आप आते हो और इधर बाढ़ है तो इधर नहीं आते हो, और ये या फिर उसके बाद राजनीति होती है। आपने देखा सारी बातें, लेकिन ये बात सही है कि जालोर जिला पिछड़ा जिला है ये भी, और जिस दृष्टि से यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग चले जाते हैं गुजरात, मुंबई या महाराष्ट्र, उधर तरफ से रोजगार के लिए पलायन कर जाते हैं। और ये भी बात सही है कि हकीकत में यहाँ ग्रेनाइट का व्यापार अच्छा है। ग्रेनाइट में जिस प्रकार की जीएसटी और जो मार पड़ी थी, उससे यहाँ का व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब आप देखिए, वही यहाँ पर भी सबसे बड़ा मुद्दा है नर्मदा के पानी का। इस पानी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र और जो छूट रहे हैं, उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड है कि वहां की जो पानी की आवक उसको बढ़ाया जाए ताकि लोगों को और पीने का पानी मिल सके। देखिए योगेंद्र जी, यहाँ का नेतृत्व पुराने जमाने में गृह मंत्री आपके बूटा सिंह कर चुके हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर चुके हैं। यहाँ का जालोर का सिरोही का नेतृत्व सांसद रहे, उसके बाद उनकी पत्नी भी रही है सांसद, और कैलाश मेघवाल जो कि आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ नेतृत्व कर चुके हैं। आज देवजी पटेल हैं, देवजी पटेल पहले निर्दलीय हुआ करते थे, फिर बाद में जीते। लेकिन वही बात है कि राजनीतिक सक्षमता यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं मिली। इसी का परिणाम है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जो विकास का जिम्मा, जिस प्रकार से पैसा ले जाने की बात होती है, सारी होती है, वो नहीं हो पाती है, क्योंकि इनकी आवाज विधानसभा में जिस प्रकार से उठनी चाहिए नहीं हो पाती। हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, आपके कॉलेज है, शिक्षक नहीं है। अब देखिए कि मैं भी देख रहा था कि 47 पद लेक्चरर के स्वीकृत है कितने? 11 पद है। अब जालोर शहर में अगर ये स्थिति करके रखेंगे तो आप होगी क्या स्थिति? आप डॉक्टर नहीं दे सकते, शिक्षक नहीं दे सकते हो, फिर आप कहते हो कि हमने तो इतने शिक्षकों की भर्ती कर दी, 1 लाख शिक्षकों की भर्ती अटकी पड़ी, अभी भी अटकी पड़ी है। आप खुद भी कहते हो। अब स्थिति ये है, आप फिर वही वाली विभेद वाली बात आ रही है कि आप देखिएगा झालावाड़ में करते 20,000 करोड़ खर्च, और जालौर में कितना खर्च करते ये खुद बता देंगे कि स्वीकृत किए थे कितने, 6,350 करोड़ रुपए। और 6,350 करोड़ में इतनी आती है, 4 विधानसभा क्षेत्र आ रही है, उसमें आपने क्या दिया? आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें यहाँ की विधानसभा में दूध उत्पादक रहते हैं यहाँ पर काफी मात्रा में। अब आप कहेंगे कि बीच में जो क्षेत्र आ रहा है, आप जालोर में तो अमृता देवी है, वो भी बात रही आपके सामने, क्योंकि दिल्ली से आई थी वो शादी होकर के, इनको कैंडिडेट मिला नहीं, वो लड़ा दिया और वो जीत गई। अब विधानसभा में भी आप देखा, आपने बोलती हुई देखा ही नहीं होगा कभी, मैं भी नहीं देख पाया था। आपके शंकर सिंह राजपुरोहित जीत के आते हैं, आपने मंत्री नहीं बनाया, क्यों विवादित रहे, सारी बातें हुई। तो आप वहां पर विकास की दृष्टि से जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। रानीवाड़ा में इनके राजेंद्र सिंह देवल है, उनको भी नहीं बनाया आपने। तो ये सारी स्थिति, जब मैं आपकी बात से सहमत हूँ, थोड़ा सा अगर एनालिसिस श्याम जी आप सही करें, आप देखें वहां के 5 जनप्रतिनिधि, मैं कुछ बातें और बताता, लेकिन ये कम से कम देखिए कि सरकार, पार्टियां ये दावा कर सके कि बड़ी चीज हमने ये खड़ी की है। कोई एयरपोर्ट लेकर गए, आपकी उपलब्धि है, मेडिकल कॉलेज खोला आपने, आपकी उपलब्धि है, सड़क, पानी, बिजली, अगर ये उपलब्धियां मान रहे हैं तो फिर तो धन्य इस देश के लोकतंत्र को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आज के महासमर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।